अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 11th क्लास की यानी कि फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो फेडरल बोर्ड का न्यू सिलेबस आया है 2024 और 25 का, उसकी एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं। इससे पिछली एक्सरसाइजेस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और हम इन एक्सरसाइजेस को कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब सबसे पहले अब जितना भी हमारे पास ये फर्स्ट आपके पास चैप्टर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो अब ये जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है। अब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इसमें कहाँ से आ गई? इसमें जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या सिंपल एक लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। जैसे लीनियर इक्वेशन आपके पास है x+5 = 0, ये कोई लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है? एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली सिर्फ जेड लेते हैं, या फिर अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज कर रहे हो तो जेड और ओमेगा ले लेते हैं। इस तरह से हम ले रहे होते हैं, क्योंकि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर रहा होता है। तो हम यहाँ पर इसकी बजाय, यहाँ पर जो आपके पास एक्सरसाइज में आप देखेंगे इक्वेशंस इस शक्ल की होंगी। ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। अगर हम क्वाड्रेटिक लिखना चाहें तो जैसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसी तरह से इन टर्म्स ऑफ जेड हम लिखेंगे। इस एक्सरसाइज में जितनी भी इक्वेशन होंगी वो इन टर्म्स ऑफ जेड होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे लेट सपोज आपके पास है z² + 2z और -6 = 0। लेट सपोज इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है। आपकी एक्सरसाइज में जो इंक्लूडेड है, आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है और सॉल्यूशंस हैं, और क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब ये है कि जिसमें z की मैक्सिमम पावर 3 होगी। इसी इक्वेशन को देखें, हम इस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास है +z² और यहाँ पर आ जाता है +3z और यहाँ पर आ जाता है +10। कोई से भी नंबर, कुछ साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और कोई से भी नंबर्स देखे जा सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके की शक्ल की इक्वेशन होती है। ठीक है। बेशक z² की टर्म बीच में ना हो, z वाली टर्म बीच में ना हो, लेकिन मैक्सिमम जो पावर होगी वो क्यूब होगी। तो ये इक्वेशन की डिग्री भी कहलाती है। ये डिग्री 1 की इक्वेशन है, ये डिग्री 2 की इक्वेशन है और ये डिग्री 3 की इक्वेशन है। इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आप लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ये हम आगे एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। दो तरीके होते हैं, या तो आप जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसमें तो आप सिंपल z = -5 कर देंगे, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। जब एक से ज्यादा इक्वेशंस आ जाती हैं लीनियर, तो उसमें आप क्या करते हैं कि एक में दो तरीके होते हैं। एक में से एक एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसमें से एक में से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये z+2 ω = 1 और दूसरा है 2z - 5 ω = 6। इस तरह से लेट सपोज दो, ये z और ओमेगा दोनों यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर रहे हैं। दो इक्वेशंस आ गए, इसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। सिस्टम का मतलब ये कि एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं, ये पूरा एक सिस्टम बनाती हैं। इसका मतलब ये होता है सिस्टम, इसे हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें z और ओमेगा की क्या जो भी आंसर आएगा वो इस इक्वेशन का भी होगा और इस इक्वेशन का भी होगा, यानी कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि z और ओमेगा की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन में 1 की इक्वल आएगा और सेकंड इक्वेशन में वही वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 6 की इक्वल आएगा। ठीक है। किसी भी सिस्टम का या किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स मौजूद है आपने उसका उसका उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ये एक मेथड ये होता है कि हम एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे z = 1 - 2 ओमेगा हो जाएगा और यहाँ z की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, वही ओमेगा की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डालकर अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आगे हम भी करेंगे इस तरह के सोल्यूशन। दूसरा मेथड लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का क्या होता है? अच्छा, एक मेथड तो हो गया है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप एक की वैल्यू निकालते हैं, इन्हें फाइंड आउट करते हैं, इनके z की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से 1 - 2 ओमेगा जी के दूसरे में पुट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं और दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस वेरिएबल को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। तो ये दो मेथड्स हम इसमें यूज करेंगे। और फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कौन से मेथड्स हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड भी कहते हैं, जिसमें मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं या कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है। और दूसरा मेथड आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का।
इस तरीके से हम दो मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, इससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। फिर इसके बाद जो ये क्यूबिक इक्वेशन आती है, क्यूबिक इक्वेशन में ये इसका है, ठीक है, ये लीनियर का है। क्यूबिक इक्वेशन में जो मेथड हमारे पास आता है वो है सिंथेटिक डिवीजन। ये आप लोगों के लिए न्यू होगा, ये हम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है। तो एक्सरसाइज हम अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी जनरल इक्वेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। जनरल इक्वेशन किस तरीके से बनेगी कि जैसे लेट सपोज क्यूबिक से ज्यादा की अगर पावर है तो वैसे ही मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि अगर जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की वो इस तरीके से बनती है कि ए नॉट प्लस A1Z प्लस A2Z² प्लस A3Z³ और प्लस अप टू ANZN। इसका मतलब ये हुआ कि n तक पावर जा सकती है। n तक पावर का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि क्यूब पे रुक जाए, पावर 4 भी हो सकती है, पावर 5 भी हो सकती है, पावर 6 भी हो सकती है, पावर 10 भी हो सकती है, पावर 100 भी हो सकती है, कोई सी भी पावर हो सकती है। ये जनरल फॉर्म है, इसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है। पोलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी फिलहाल ये nth डिग्री का है तो हम कहते हैं कि nth पोलिनोमियल। सेकंड डिग्री का हो गया तो हम कहेंगे सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। थर्ड डिग्री का हो गया तो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, जिसे हम इन शॉर्ट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी कहते हैं। ठीक है। और ये ए नॉट A1 A2 A3 क्या है? ये सारे वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है। ये A1 क्या है? इसके साथ जेड नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। ये जो हमारे पास ये जो ये जैसे ये है। ठीक है। ये जैसे ये 10 है। अच्छा। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस शक्ल की आ जाती है, लेट सपोज आपके पास आ गई है Z² + 4 = 0। अब यहाँ देखें, यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक मेथड भी यूज नहीं होता क्योंकि उसके लिए 3 टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो या तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें, उससे भी आसान मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये है कि अगर आपके पास इस तरह से दो टर्म्स आ रही हैं, एक जेड की फॉर्म में और एक कांस्टेंट है, तो उसका आसान तरीका ये है, अगर देखें दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो फिर A² - B² का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि देखो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जेड यहाँ पे लिख देते हूँ, Z² + 2² लिख सकती हूँ। लेकिन A² + B² का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला कौन सा है? A² - B² का फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है A - B और A + B के। तो हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि इसके साथ अयोटा स्क्वायर को माइनस का साइन दरमियान में लगाते हैं और अयोटा स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि अयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है ना। तो दो माइनस लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, यानी कि मैं प्लस के साइन को इस तरह से दो माइनस के साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ ऐसे करके। ठीक है। ये स्क्वायर सिर्फ 2 पर है। सही है। तो अब मैं इस अंदर वाले माइनस को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना कि मैं अयोटा स्क्वायर लिख दूँ और 2 का स्क्वायर ऐसे। सही है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दो इस तरीके से आ जाएगा, Z² - 2 अयोटा होल स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ये जो A² - B² का फॉर्मूला बना है, तो क्या फैक्टर्स बन जाएंगे इसके? इसके फैक्टर बनेंगे A + B और A - B। यहाँ पर A क्या है? Z है, और B क्या है? ये है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स बन गए। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, और अगर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो Z की वैल्यू -2 अयोटा और +2 अयोटा आ जाएगी। ठीक है। अभी आगे हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर इक्वेशंस, इनटू लीनियर फंक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जितनी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इसे हमने क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं कि Z² + 169। अच्छा, इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं दी हुई, पोलिनोमियल दिए हुए हैं, आपने इनका क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल ऐसी इक्वेशन है, जैसे ऐसा ही पोलिनोमियल है जैसे अभी मैंने आपको पीछे शो करवाया, जिसमें दो ही टर्म्स हैं, एक जेड की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, और एक कांस्टेंट की फॉर्म में। तो देखें, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Z² + 13² लिख सकते हैं। लेकिन A² + B² का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे? इसके साथ हम दो माइनस के साइन लगा देंगे इस तरीके से, -1 चले लगा दें, इस तरीके से -1 लगा दें और 13 का स्क्वायर लगा दें। ऐसे हम कर सकते हैं ना, दो माइनस के साइन लगा सकते हैं, इससे वापस ये प्लस ही बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? Z² माइनस इस -1 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अयोटा स्क्वायर और 13² इस स्क्वायर को कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास 13 अयोटा का 13
आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। तो अब ये ए बन गया है और ये 13i जो है वो आयोटा जो बी बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, और इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, z2, इस 2 को ऐसे लिखते हैं ताकि 2 और z में डिफरेंशिएट कर सके आप लोग। 2z² प्लस 18। अब इसमें देखो सब एक बात याद रखें कि फैक्टराइजेशन का पहला रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल कॉमन निकलता है तो सबसे पहले आपने कॉमन निकलना है। ये फैक्टराइजेशन का पहला रूल है, ठीक है, चाहे किसी भी मेथड से आपने करना हो, लेकिन सबसे पहले ये चेक करना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं है। अब जैसे इस वक्त यहाँ पर 2 कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन लूंगी और बाकी की टर्म्स बच जाती हैं z² प्लस 9। अब z² प्लस 9 में दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, z के ऊपर भी स्क्वायर है और 9 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि दरम्यान में प्लस का साइन है, तो इस प्लस के साइन को दोबारा से हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही माइनस और माइनस, मतलब 2 माइनस के साइन लगा देंगे। तो 2 माइनस के साइन किस तरीके से लगाएंगे, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दें और ऐसे कर दें उसको, ठीक है, इस तरीके से। ये स्क्वायर सिर्फ 3 पर है, माइनस पर नहीं है। और चाहो तो ऐसे लिख लें, -1 करके लिख लें, दोनों तरीके ठीक है। इससे अब क्या होगा, ये हमारे पास जो है z² माइनस, और ये वाला माइनस का साइन जो है इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने रेफरेंस देना है कि सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए हमने इस -1 को अयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया। यहाँ पर भी हम माइनस को अयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कंबाइन कर लें स्क्वायर वाली टर्म्स को, अयोटा और 3 को, तो ये आ जाएगा 3 अयोटा होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और इससे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, ए यहाँ पर z है, बी 3 अयोटा है, और a माइनस बी। इस तरह से अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट में कहते हैं कि 3z² प्लस 363। अब इसमें भी देखें 3 कॉमन निकलता है, फैक्टराइजेशन का पहला रूल कि अगर कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 121। अब 121 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब वही प्रॉब्लम है कि दरम्यान में प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को खत्म करने के लिए, इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए 2 माइनस हम लगा देंगे, ठीक है। 2 माइनस लगाएंगे, यानी कि 1 माइनस इसके साथ लगा दें हम। ये स्क्वायर सिर्फ 11 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है। यहाँ अगर दोनों पर मैंने लगाना होता तो मैं यहाँ बाहर लगाती, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि इस माइनस के साइन को अयोटा के साइन मेरे अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगी, ऐसे करके अयोटा स्क्वायर और 11 स्क्वायर इस तरह करके लिखूंगी, ठीक है। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, -z² माइनस 11 अयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। और चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट भी a² प्लस a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, ये a है, 11 अयोटा b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट में, इसमें है z² प्लस 3/25। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलता तो कॉमन हम नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर जो ये वाली टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, डिनोमिनेटर है। तो अगर मुझे किसी ऐसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं उस पर स्क्वायर रूट भी लगाऊंगी और स्क्वायर भी लगा दूंगी, ऐसे करके, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करूंगी, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके लिखूंगी, यानी पूरा इकट्ठा करके लिख लें उसको, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 25 का तो परफेक्ट स्क्वायर है ना 5। फिर प्लस के साइन को हम क्या करेंगे, 2 माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस अंदर लिख दें, और 1 माइनस जो है वो इस तरीके से लिखें, ऐसे करके। आप यहाँ -1 करके लिख लें, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर फिर चूंकि पूरे फ्रैक्शन वाली टर्म है, इसको फिर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे करके लिखना। सही है, 2 माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब दूसरे माइनस के साथ मेरे कुछ तो लिखना था ना, तो 2 माइनस के साइन इकट्ठे तो नहीं लगा सकते, तो मैंने इसलिए 1 लगाया है साथ में। तो z² माइनस इस -1 को मैं अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगी, और यहाँ पर आ जाएगा √3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a² माइनस बी स्क्वायर होगा, ये पूरी टर्म b है, ठीक है। तो आप लिखेंगे z यानी कि a प्लस बी में पूरा आएगा √3/5 अयोटा, ठीक है। और ए, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं इकट्ठा करके, 11 अयोटा जैसे होल स्क्वायर मैंने लिखा, तो इसको भी इकट्ठा इस अयोटा को अंदर ले जाकर ऊपर होल स्क्वायर लगा दें, z माइनस √3/5
5 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो वो क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया कि हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है ये बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है कि आप देखें कि ये बगैर से किसी सिंथेटिक डिवीजन के सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व हो जाएगी कि देखें इन दो में से अगर मैं यानी कि इन दो को कंबाइन कर लूं और इन दो को कंबाइन कर लूं, तो देखें इन दो को कंबाइन करने से मेरे पास क्या बनता है। मैं अगर z को इसमें से कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास आता है 2z+3। इसमें से अगर मैं -5 को कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ बचता है 2z और यहाँ बचता है +3, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखें आराम से इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, z कॉमन आया था तो ये z² था, z² कॉमन आया, सॉरी z² कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, 2z+3 3 आ गया है। इसको भी इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट 5 क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन के बगैर भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखें अगर आप इनके पेयर्स बना लें तो बहुत आराम से इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। जैसे यहाँ देखें इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है z², तो बाकी टर्म बचती है 2z और यहाँ पर बचता है +3। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, -5 कॉमन है। यहाँ पर बचता है 2z और यहाँ बचता है 3, +3 से लगाए कि बाहर चूंकि माइनस का साइन था तो ये वाला माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट लगाया हमने। ठीक है, अब देखो 2z+3 एक जैसे फैक्टर्स आ गए तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए आराम से बगैर किसी फॉर्मूले के, बगैर किसी सिंथेटिक डिवीजन के ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। तो हमें मुश्किल मेथड्स पर नहीं जाना, अगर ये सिंप्लीफाई आराम से हो जाता है तो हमने आराम से सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया है। तो ये 2z+3 आ गया और ये z² - 5 आ गया। अब ये उस अच्छा फैक्टराइजेशन हम उस टाइम तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं बन जाते, मतलब z⁻1 नहीं आ जाती। यहाँ पर यह कौन सा ये वाला फैक्टर तो लीनियर है, यानी कि z⁻1 है, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ये कौन सा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, z⁻2 है। तो इसको फर्दर, इसका मतलब है फैक्टराइज करेंगे। फर्दर फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक वाले के दो टर्म्स वाले को किए थे a² - b² के फॉर्मूले से। ये a² - b² की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, दरमियान में ऑलरेडी माइनस का साइन है, सिर्फ इसके ऊपर चूंकि 5 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं अंडर रूट भी लगाऊंगी और स्क्वायर भी लगाऊंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे पास बनेगा 2z+3, ये हमारे पास बनेगा z और a+b होता है ना, तो z +√5 और a-b होता है तो z -√5। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है z³ -7z+6। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक होता और 3 टर्म्स होती तो हम इसे आराम से मिडिल टर्म ब्रेक या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते, लेकिन ये चूंकि क्यूबिक इक्वेशन है और यहाँ पर कोई दो पेयर भी नहीं बन रहे तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन का रूल क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये अब आप ध्यान से देखें। सिंथेटिक डिवीजन का रूल क्या है कि आपने z³ का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि z³ का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है 6, तो इसका आता है आंसर 6। 6 × 1 से 6। अब आपने क्या करना है, 6 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। आपने क्या कहना है कि फैक्टर्स का मतलब डिवाइजर, फैक्टर्स ऑफ 6 आर, यानी कि 6 किस किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। तो आप देखें 6 किस किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। 6 जो है वो आपके पास किस पे डिवाइड हो सकता है, 6 डिवाइड हो सकता है 1 पे, 6 डिवाइड हो सकता है 2 पे, 6 डिवाइड हो सकता है 3 पे और 6 डिवाइड हो सकता है 6 पे, और प्लस माइनस दोनों पे डिवाइड हो सकता है, मतलब +1 पे भी डिवाइड हो सकता है, -1 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो सबके साथ हम प्लस माइनस के साइन लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, z³ है, चूंकि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 वैल्यूज आएंगी z की, तो सिंथेटिक डिवीजन में से एक वैल्यू आप इसकी इसमें से आएगी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कोई एक वैल्यू इसका एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हम सबसे पहले यही स्टेप करते हैं। अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का 1 हम अब अच्छा इसका तरीका क्या है, क्या कैसे आप चेक करेंगे कि ये इसका एक रूट है या नहीं है, मतलब एक फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। कि आपने क्या करना है, जो आप पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है,
इसमें आपने क्या करना है, आपने इसको कोई नाम दे दें, पी ऑफ जेड का नाम दे दें, जैसे पी ऑफ एक्स कहते हैं ना, जेड का मतलब ये है कि ये पोलिनोमियल जेड की शक्ल में है, इन टर्म्स ऑफ जेड है, ठीक है, जैसे पी ऑफ एक्स भी लिखते हैं, ऐसा नाम दे दें। अब आपने इस जेड में वैल्यूज पुट करनी है, ये वाली बारी बारी, और कहाँ पर स्टॉप होना है, जब आपके पास इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। जब पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, इसका मतलब ये कि वो नंबर इस पूरे पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले +1 पुट करके देखते हैं। अब आप देखें +1 आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि आप देखो +1 पुट करने से क्या आ रहा है, 1 -7 हो जाएगा, जेड की जगह 1 पुट करेंगे, सही है, देखें 1 का क्यूब -7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा 1 - 7 और +6, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 0। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पुट करने से क्या आ रही है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि z की एक वैल्यू हमें पता चल गई और वो है 1। तो अगर z की एक वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर क्या हो गया है, ये हो गया है, ठीक है, एक फैक्टर ये आ गया, 1 को इधर लेकर आ जाओ, एक फैक्टर मुझे पता चल गया, z = -1 है। अब बाकी के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब बाकी के फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या है कि आपने यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिखने हैं इसके, किस किस के, z³ का कोफिशिएंट लिखना है, फिर z² का कोफिशिएंट लिखना है, फिर z का कोफिशिएंट लिखना है, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है, कांस्टेंट टर्म लिखनी है, ठीक है। अब z³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है इस इक्वेशन के अंदर, z² नहीं है, z² का कोफिशिएंट 0 है, कोई भी टर्म मिसिंग होगी वो लिखनी जरूर है आपने, उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है। z का कोफिशिएंट -7 है तो यहाँ -7 लिखेंगे, कांस्टेंट क्या है 6 है, 6 लिखेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से बनाए 2 लाइंस ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आप वो नंबर लिखें जो कि इस जिसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, 1 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अगर 1 से 0 ना आता तो हम -1 पुट करके देखते हैं, इससे भी नहीं आता ना आता तो हम 2 पुट करके देखते हैं, फिर हम -2 पुट करके देखते हैं, किसकी जगह, z की जगह पुट करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नंबर आया था जिसने हमें पोलिनोमियल 0 दिया, यानी पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड किया, उस नंबर को आपने यहाँ लिखना है। ये जो आपके पास कोफिशिएंट है z³ का, इसको एज इट इज नीचे कॉपी कर लेना है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 1, इसको नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखना है। 0 + 1 जो भी इनके साथ साइन होंगे वही ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। तो पॉजिटिव है दोनों, नेगेटिव का साइन नहीं है, तो 0 + 1 से आएगा 1। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें दोबारा से, ऐसे इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1, नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखें। 1 - 7 से आता है -6। अब इस -6 को फिर से इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है -6 मल्टीप्लाई बाय 1 से -6। अब 6 - 6 से आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसे कंप्लीटली डिवाइड कर, जो कि हम यहाँ पे प्रूफ भी कर चुके थे कि इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो p ऑफ z बन गया है, इसके फैक्टर्स बन गए हैं। दिस इम्प्लाइज कि पोलिनोमियल ऑफ z जो है वो किसकी इक्वल आ गया है, एक फैक्टर ये आ गया था हमारे पास z-1, z-1, ठीक है। अब देखें क्यूबिक पोलिनोमियल था, p ऑफ z क्या था, p ऑफ z मैंने इसको नाम दिया था, तो p ऑफ z एक क्यूबिक पोलिनोमियल था। इस क्यूबिक पोलिनोमियल में से एक फैक्टर मैंने निकाल लिया है, तो बाकी कितने डिग्री बची होगी, 2 डिग्री बची होगी, एक z मैंने निकाल लिया तो बाकी z² वाली टर्म बची होगी। तो वो z² वाला जो पोलिनोमियल बनेगा वो हम यहाँ से लेंगे, ये जो बना है यहाँ से लेंगे। ये 1 जो है z² का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो यहाँ 3 टर्म्स आएंगे ना, तो ये पहला z² का कोफिशिएंट हो जाएगा, दूसरा z का कोफिशिएंट हो जाएगा और तीसरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1 जो है z² का कोफिशिएंट है तो हम लिखेंगे z²। 1 जो है ये वाला 1 ये z का कोफिशिएंट है और प्लस का साइन है साथ में, पॉजिटिव है ना, तो हम लिखेंगे +z। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे -6, ठीक है। अब एक फैक्टर तो हमारे पास है z-1, दूसरे के जो फैक्टर्स हैं इसके ये क्वाड्रेटिक बन गई है। इस सिंथेटिक डिवीजन का मकसद ही यही था कि एक रूट हमने निकाल लिया था, इसको पुट करके हमने बाकी की क्वाड्रेटिक फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यानी कि हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, किसमें, एक पावर 1 में और एक पावर 2 में, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे आप इससे वापस यही बनेगा, z³ - 7z + 6। तो एक फैक्टर फाइंड आउट हो गया। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो हमारे पास के जो रूल्स हैं, मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड हम इसमें यूज कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक के क्वाड्रेटिक जो बनी है हमारे पास, इसमें से हमने मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करें तो 1 आए, तो ऐसे 2 नंबर्स देने हमने, तो हम लिखेंगे 3 और 2 है ना, तो हम लिखेंगे z² + 3z और -2z - 6, ठीक है। ये मैंने प्लस माइनस के साइन इसलिए लगाए क्योंकि
आप जब ये जो प्लस का साइन है आपने वो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन लगाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये साइन और ये किस तरीके से लगाते हैं। आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा। ठीक है, z-1 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसमें सब क्या करेंगे, z कॉमन लेंगे। सबसे पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं। सबसे पहले z कॉमन लेंगे, इसमें से तो आएगा z+3 और इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो आएगा z+3 ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को कर दें क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, z-1 ठीक है, इसमें से z+3 को कॉमन ले लें, z+3 बाकी क्या बचा, यहाँ बचा z और यहाँ बचा -2। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स बन गए, 1 2 3। तो क्यूबिक इक्वेशन थी, इसके 3 ही फैक्टर्स बनने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास आ गया है 7 नंबर में, z³ प्लस 2z² -23z और -16। अच्छा, यहाँ पर भी आपने ये करना, सिंथेटिक डिवीजन में आपने क्या करना है कि 1 और 60 को मल्टीप्लाई करना है, इससे हमारे पास आता है 60। तो आप कहेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 60 आर, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, किस किस पे डिवाइड हो सकते हैं 60। ये 1 कहाँ से आया, मैंने ये z³ का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अच्छा अब 60 किस किस पे डिवाइड हो सकता है, 60 1 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, प्लस माइनस के साइन हम साथ साथ लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव 1 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, नेगेटिव 1 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, +-2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और 60 जो है वो 4 पे भी डिवाइड होता है, और 60 किस पे डिवाइड होता है, 60 जो है वो 5 पे भी डिवाइड होता है, 60 10 पे भी डिवाइड होता है, और 60 जो है वो 20 पे भी डिवाइड होता है, +-20। ठीक है, 60 जो है वो 30 पे भी डिवाइड होता है, और 60 पे भी डिवाइड होता है, इस तरह से करके ऐसे। अब ये काफी सारे हमारे पास नंबर्स आ गए हैं और पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। आई होप कि इनमें से शुरू के ही किसी नंबर पे पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो पोलिनोमियल है इसको p ऑफ z का नाम दे दें। हम कहेंगे लेट p ऑफ z यानी कि पोलिनोमियल ऑफ z इज इक्वल टू क्या बन गया, z³ प्लस 2z² -23z -60। अब आपने पहले +1 इस z की जगह +1 पुट करना है और आपने चेक करना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने पुट करके देखा था, यहाँ पर इससे 0 नहीं बनता। फिर मैंने -1 पुट किया, उससे भी 0 नहीं आता। फिर मैंने 2 पुट किया, फिर मैंने -2 पुट किया, किसी से भी 0 नहीं आ रहा। फिर मैंने 3 पुट किया, फिर उससे भी 0 नहीं आया। फिर मैंने -3 पुट किया। जब मैंने -3 पुट किया, यानी कि z में -3 इस तरीके से पुट करेंगे आप ऐसे। ठीक है, -3 और माइनस ये 23 है, यस 23, तो -3 और -60। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -3z की जगह पुट किया, तो इसे जब मैंने सॉल्व किया तो इससे मेरे पास आया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तभी रिमाइंडर 0 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z की एक वैल्यू मुझे पता चल गई और वो है -3। तो z की एक वैल्यू पता चल गई, तो इसका मतलब ये है कि z का एक फैक्टर मुझे पता चल गया, z-3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को +3 सॉरी, इस -3 को इधर लेकर आ जाए, +3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसके सारे कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे। z³ का कोफिशिएंट है 1, z² का कोफिशिएंट है 2, z का कोफिशिएंट है -23 और कांस्टेंट है -60। इनमें से कोई एक भी अगर मिस होता तो मैं उसकी जगह 0 लगाती, जैसे लेट सपोज z ना होता तो मैं यहाँ 0 लगा देती। ठीक है, यहाँ पर आपने लाइन बनानी है और यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिसने आपको 0 दे दिया, यानी कि -3। जो हम मुझे पता चल गया, एक रूट मुझे पता चल गया, 3 आंसर आने चाहिए, z के 3 रूट्स होने चाहिए। तो एक फैक्टर मुझे पता चल गया, बाकी 2 के लिए मैं यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन कर रही हूँ। क्या मेथड है, पहला वाला नंबर एज इट इज कॉपी करेंगे, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा, दूसरे नंबर के नीचे लिखें, इन दोनों को सॉल्व करें, 2 -3 से -1 आता है, -1 फिर -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3 और यहाँ पर आ जाता है -20। ठीक है, फिर -20 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 60 और 60 -60 से आ जाएगा 0, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है कि इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो ये चीज हमें क्या शो करवा रही है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो यहाँ से हमें मिल गई है, यानी कि आपके पास जो पोलिनोमियल था उसके 3 फैक्टर्स आने थे ना, तो एक फैक्टर तो ये रहा, मुझे पता चल गया था, वो क्या था, z+3 था। ठीक है,
और बाकी के जो फैक्टर हैं वो अब मैंने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक में। तो ये बन जाती है जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये बन जाता है जेड का कोफिशिएंट, और ये बन जाता है कांस्टेंट। तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो मैं यहाँ लिखूंगी जेड स्क्वायर। जेड का कोफिशिएंट है -1, तो मैं लिखूंगी -z। कांस्टेंट है -20, तो मैं लिखूंगी -20। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है। ये हम क्या कर लिया, हमने एक फैक्टर मैंने निकाल लिया था। अब बाकी इस फैक्टर को इसमें पुट करके मैंने इसको रिड्यूस किया, किसमें, 3 टर्म्स में रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब मैंने इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर दिया, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लीनियर में और एक क्वाड्रेटिक में। अब क्वाड्रेटिक को फर्दर सॉल्व करते हैं। z+3 अपनी जगह पर एज इट इज आएगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, मतलब जेड स्क्वायर और का कोफिशिएंट, और ये जब मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 20 आए। और माइनस इस साइन को देखते हैं, माइनस करें तो 1 आए, ये कोफिशिएंट 1। तो कौन से नंबर है, 5 और 4 ऐसे नंबर है। तो जेड स्क्वायर यहाँ पर लगेगा -5z, और लगेगा +4z, और -20। ठीक है, अब इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास आएगा p ऑफ z, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा p ऑफ z इज इक्वल टू z+3। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, z कॉमन निकालेंगे। आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन आती होगी। z-5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लें तो आ जाएगा हमारे पास z-5, ब्रैकेट को क्लोज करें। अब फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है, p ऑफ z हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, z+3, और यहाँ पर आपके पास z-5 फिर कॉमन आता है तो आएगा z-5। ठीक है, यहाँ बचता है z, और यहाँ बचता है +4। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स में डिवाइड हो गया, फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं 8 नंबर। इसकी भी हम सिंथेटिक डिवीजन की तरह करेंगे। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 60, यानी कि 2 और 30 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। तो आप लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 60 आर, फैक्टर्स ऑफ 60 हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, तो वही सारे फैक्टर्स हम दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिए जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे। अच्छा, वहाँ हम एक फैक्टर भूल गए थे, +-12 का। वैसे तो इसको मुझे सीक्वेंस में 10 के बाद लिखना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं थी तो मैं चूंकि लिख चुकी थी, और बाद में मुझे याद आया कि +-12 भी 60 का फैक्टर होता है। 60 जो है 12 पे भी डिवाइड होता है। ये सारे हमने लिख लिए। ये ऑल पॉसिबल जो है वो रूट्स हैं इस जेड के। जेड मतलब जेड की वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पोलिनोमियल को नाम देंगे। हम कहेंगे कि लेट जेड इज इक्वल टू, जो पोलिनोमियल हमारे जो क्वेश्चन है उसको हम जेड, p ऑफ z का नाम दे देंगे। आप ना भी नाम दें, आप पूरा पोलिनोमियल बार बार लिखते हैं, लेकिन बार बार लिखने की बजाय हम इसको एक नाम दे दिया, तो जब भी हम इसको अच्छा p ऑफ z है, तो जब भी हम इसका जिक्र करेंगे तो हम p ऑफ z लगाएंगे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इस z की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है, एक ऐसी वैल्यू, इनमें से एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो कि z की जगह सब्स्टिट्यूट होकर इसको 0 बना दे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मैंने इन सारी वैल्यूज को पुट करके देखा। मैंने प्लस पुट कर 1 पुट करके देखा, फिर मैंने -1 पुट करके देखा, 0 नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने 2 पुट किया z की जगह, तो मुझे इसने 0 दिया। मतलब z की जगह 2 पुट करो तो 8 × 2 से 16 हो जाएगा। फिर यहाँ भी z की जगह 2 पुट करें, यहाँ भी z की जगह 2 पुट करें, और इस पूरे को सॉल्व करें तो इससे आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि z की एक वैल्यू मुझे पता चल गई, वो है 2, और z का एक फैक्टर आ गया है, वो है z-2 इज इक्वल टू 0। लेकिन z के तो 3 फैक्टर आने चाहिए, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो बाकी के 2 फैक्टर्स किससे पता चलेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से पता चलेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का रूल वही है कि आपने सारे जेड स्क्वायर को कोफिशिएंट पहले लिखना है, वो है 2 इस इक्वेशन में से। फिर जेड क्यूब का पहले लिखा 2, फिर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा 9, फिर जेड का कोफिशिएंट लिखा -11, फिर कांस्टेंट नंबर लिखा -30। यहाँ पर एक लाइन बनाई, यहाँ पर एक लाइन बनाई, और यहाँ पर वो नंबर लिखा जिसने आपको 2 दिया, मतलब एक रूट जो मुझे पता चल गया। ठीक है, अब पहला वाला नंबर एज इट इज कॉपी कर लें। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा। नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखे 9 + 4 से आएगा 13। इस 13 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आएगा। और 26 जब हमारे पास -11 के साथ मतलब 26 -11 से 15 आएगा। फिर इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 30। तो 30 - 30 से आ जाएगा 0, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलिनोमियल मुझे दिया गया था, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको मैंने p ऑफ z का नाम दे दिया है, तो वो अब किसके इक्वल हो गया, एक फैक्टर तो ये रहा, मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो z-2 मतलब मैंने इस पोलिनोमियल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक लीनियर में, और जब क्यूब में से मैंने एक निकाल दिया तो बाकी क्या बचा, 2 बचा, मतलब जेड स्क्वायर बचा। तो ये जो हमारे पास बनी है, ये जो हमारे पास नंबर आए हैं, ये क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि ये
2 जो है जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा, 2 जेड स्क्वायर बनेगा, 13 जेड का कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो आएगा 13 जेड और प्लस 15, ये कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर आएगा z माइनस 2, यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस करें तो 13 आए। तो 10 और 3 ऐसे नंबर हैं, तो 30 से आता है और प्लस करें से 13 भी आता है। तो 2z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 3z और प्लस 15, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या बन गया है, इज इक्वल टू, ये z माइनस 2 अपनी जगह पर एज इट इज रहा। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, इसमें से इसको ब्रैकेट को बड़ा कर दें, इसमें से 2 z कॉमन लें, तो बाकी यहाँ बचता है z और यहाँ बचता है +5। ठीक है, इसमें से +3 कॉमन ले लें, तो आपके पास बचता है z और यहाँ बचता है +5। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया है, z माइनस 2 एक फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या बना, ये z+5 कॉमन है तो z+5 लिखें। तीसरा फैक्टर क्या आ गया, यहाँ बचा 2z और यहाँ बचा +3, ये तीसरा फैक्टर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास तीनों फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक की शक्ल में है, मतलब जेड स्क्वायर प्लस 7 सॉरी -7z और -8। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हमें कोई मेथड नहीं बताया हुआ क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के भी बहुत सारे मेथड हैं, तो आप कोई से भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये आराम से मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से, मिडिल टर्म ब्रेक वाले मेथड से सॉल्व हो सकता है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। ठीक है, यानी कि जेड स्क्वायर और 8 इसको मल्टीप्लाई किया, जेड स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 8 होता है, तो मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐसे दो नंबर ढूंढने, और माइनस करें तो इस वाले साइन को देखते हैं, माइनस करें तो 7 आए। तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है और माइनस करें तो 7 आता है। तो हमारे पास आएगा -8z और +z और -8 अपनी जगह पर है। मतलब मैंने, आपने इंश्योर करना है कि इसे जब आप सॉल्व करें इन दो टर्म्स को, तो इससे वापस ये बनना चाहिए, -7z बनना चाहिए। ठीक है, तो -8z +z आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से z कॉमन लेंगे, ये बचा z-8, इसमें कुछ कॉमन नहीं, ये 1 कॉमन आ गया, ये z-8 आ गया। यहाँ पर हमारे पास z-8 कॉमन है और यहाँ बचता है z और यहाँ बचता है +1। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। 10 पार्ट देखते हैं इसका। 10 पार्ट में क्या कहते हैं, 4z स्क्वायर -7z -11, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आराम से फैक्टराइजेशन से हो जाएगी। कैसे, हमें 4 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने के, मल्टीप्लाई करें तो 44 आए और माइनस करें तो ये वाला साइन आपने देख रहा, माइनस करें तो क्या है, 7 आए। ठीक है, तो 11 और 7 ये दो ऐसे नंबर है जिसको हम 11 और 4 सॉरी 11 और 4 ही ऐसे दो नंबर है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते तो 44 आता है और माइनस करते तो 7 आता है। तो हम यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, 4z स्क्वायर -11z +4z और -11 ऐसे बनेगा। ठीक है, आप देखिए इसको इंश्योर करना है, देखें इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -7z वापस बनता है और 11 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 44 बनता है इससे। तो यहाँ पर आएगा 4 कॉमन, यहाँ पर आएगा z कॉमन, सॉरी z कॉमन है इसमें से, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 4z, यहाँ पर -11, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा 4z -11। अब 4z -11 फिर कॉमन है तो 4z -11 लिखेंगे, यहाँ बचता है z और यहाँ बचता है +1। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इसका ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दो ही तरह का फॉर्मूलाज आपने बनाने होते हैं, या तो a + b होल स्क्वायर बनेगा और या फिर a - b होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर तो a + b होल स्क्वायर बनेगा तो क्या होना चाहिए, ये इक्वल होता है a² + 2ab + b स्क्वायर के, और अगर ये बनेगा तो ये इक्वल होता है a² - 2ab + b स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ये साइन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा साइन है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये जो हमें दिया हुआ है इसमें पहला जो है जेड स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, तो ये बन जाएगा a²। दरम्यान में होनी चाहिए 2ab वाली टर्म, तो ये 6z है तो होना चाहिए -2a 2a, और b क्या होगा, b हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ऐसा नंबर, पहला नंबर तो a है ना, ये z होगा, b ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें इससे वापस 6z बन जाए। ठीक है, तो 3 वो नंबर है जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इससे तो 6z बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि मुझे b भी मिल गया। तो अब यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली a² - 2ab और यहाँ पर होना चाहिए +b²। तो एक नंबर जब मैं खुद से ऐड नहीं कर सकती तो मुझे फिर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, और ये जो +2 था ये अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या आएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर आता है -9 + 7 से आएगा -7। अच्छा -7, अब 7 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, ये पूरा ये हो जाता। ये नहीं है तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाए, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल आ जाएगा +7 हो जाएगा। तो अब बोथ साइड्स पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो आ जाएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू +-√7। अंडर रूट के साथ हमेशा +-7 आएगा। अब इस 3 को उस साइड पर ले जाएं क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 3 वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 +-√7 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर आ गया, इनके दो वैल्यूज आ गए, एक 3 +√7 और एक 3 -√7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो ही वैल्यूज आनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन आएगा तो उसके दो ही तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने फ्रैक्शन को खत्म करना है, तो कैसे खत्म हो सकता है, दो तरीके, या तो एलसीएम ले लें, और या फिर जो डिनोमिनेटर के एलसीएम बन रहे हैं उस नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही है, यानी कि पूरी इक्वेशन को, मुझे जेड स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चाहिए, मुझे जेड स्क्वायर के साथ अगर कुछ चाहिए तो वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो -2 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जेड स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। इनके -2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो -2 z², हर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, -2 को मल्टीप्लाई करूंगी 5z से, और -2 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से भी। ठीक है, हर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप चाहें तो स्टेटमेंट लिख दें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2। सही है, तो ये -2 कैंसिल हो गया, इनके माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, z² बचा। यहाँ पर आ गया +10z, और यहाँ पर आ जाता है -4। इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जा रही हूँ, या चाहो तो अभी इधर ही रखो, -4 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ बनता है a²। अब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये बनेगा a² + 2a, और b क्या होना चाहिए, b5 होना चाहिए, तभी तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 10z बनेगा। आपने ये इंश्योर करना है कि इससे वापस वही नंबर बनना चाहिए, तो b क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 5 का जो b, अब थर्ड टर्म क्या होनी चाहिए, 5 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, b², यानी कि a² + 2ab + b²। तो 5² मैं खुद से नहीं ऐड कर सकती, तो मैंने ऐड किया है, अब मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये वाला -4 अपनी जगह पर एज इट इज रह गया। अब यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, ये वाली टर्म जो है इससे फॉर्मूला बन जाता है z +5 का होल स्क्वायर, इस प्लस की वजह से ये प्लस लगा है, और यहाँ -25 और -4 से -29 बनता है, तो -29 भी चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 29, तो मैं 29 को दूसरी साइड पर लेकर जा रही हूँ, +29 हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगी, तो आ जाएगा z +5 इज इक्वल टू 20 ±√29, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू, इस 5 को दूसरी साइड पर ले जाए, -5 हो जाएगा, तो -5 ±√29, ये हमारे पास z की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर। इस 3 नंबर में क्या है, 4z² और +5z और इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हमने क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इस ये 2 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2z a का स्क्वायर + 2a। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, b एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे जब हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 5 आए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये तो 4 बन रहा है, तो 4 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 5 नहीं देता। इसका मतलब ये है कि मैंने 5/4 से इसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और 5 रह जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर यहाँ आ जाए कि 2a को मल्टीप्लाई करने से कोई ऐसा नंबर आए जो कि इसका मल्टीपल ही ना हो, जिससे ये 5 बनता ही ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा नंबर पे लिखना है कि यही वाला नंबर लिखकर, और इसके नीचे फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देना 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, देखो 5z बन जाएगा इससे। ठीक है, अब ये 5/4 मैंने खुद से यहाँ लगाया, मैंने 5/4 यहाँ लगाया है, तो ये a² + 2ab, ये तो वापस यही बन रहा है। अब मेरे पास यहाँ b² की टर्म होनी चाहिए, इनके 5/4 का स्क्वायर होनी चाहिए, तो 5/4 का स्क्वायर मैंने खुद से यहाँ लिखा है, तो मैं ऐड भी करूंगी सब्ट्रैक्ट भी करूंगी, और या फिर ऐसा भी कर सकती हूँ कि बोथ साइड्स पर मैंने इन दोनों को ऐड कर लूंगी। बोथ साइड्स पर मैं इसलिए करूँ ना कि ये 14 उधर ऑलरेडी पहले से उस साइड पर है, तो इसी के साथ चूंकि इसको हमने ऐड करना है, तो मैं पहले इसको मैं पहले से मैंने दूसरी साइड पर लिख दिया, मतलब बोथ साइड्स पर क्या किया मैंने, 5/4 उसके होल स्क्वायर को ऐड कर लिया।
अब मैं क्या करूंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इनके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये है 14 और ये है 25/4, 4 से क्या बन गया 16 बन गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या आता है, उसी के अकॉर्डिंगली अब आगे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया है, तो मेरे पास हम आ गया है, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 249/16 आ गया, ठीक है। अब 249/16 इस साइड पर आ गया, बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करें इसे स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस 5/4 इज इक्वल टू 249 का स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, ठीक है। अब इस 5/4 को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो 2z, क्योंकि मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा -5/4 और प्लस, प्लस माइनस का साइन भी लगाए साथ में, प्लस माइनस अंडर रूट 249/4, ठीक है। और अब मुझे चूंकि सिर्फ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z के साथ 2 नहीं होना चाहिए, तो इस 2 को भी उधर ले जाए, तो 2 उधर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 जब उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5/8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों से डिवाइड, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 बन जाएगा ना, तो ये -5/8 हो जाएगा और प्लस माइनस, ठीक है, और 249/8। अब चाहो तो आप 1/8 को कॉमन ले लो, 1/8 को कॉमन ले लें और बाकी टर्म्स को ऐसे लिख लें, -5 प्लस माइनस 249 का स्क्वायर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कहते हैं कि जेड स्क्वायर, इस 5z को इस साइड पर लेकर आ जाए, 5z इज इक्वल टू -3 रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर आएगा -2a। अब b क्या होना चाहिए, b एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे 5 आए, लेकिन यहाँ तो 2 है, 2 के साथ तो किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब इस 2 को खत्म करना होगा, तो उसी नंबर को लें 5 को, तो 5/2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखो 2 2 कैंसिल होकर वापस 5z बन जाएगा, ठीक है। अब 5/2 मुझे पता चल गया कि b है, तो मुझे ये मेरे पास होनी चाहिए b स्क्वायर की टर्म, तो b स्क्वायर इस साइड पर मैंने जब लिखा तो मैं बोथ साइड्स पर ऐड करूंगी, 5/2 होल स्क्वायर को बोथ साइड्स पर ऐड करूंगी, और ये -3 अपनी जगह पर एज इट इज रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो z -5/2 का होल स्क्वायर बन गया है, और यहाँ पर आपके पास आता है 25/4 -3, ठीक है। यहाँ बनेगा z -5/2 का होल स्क्वायर, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा 12/4 हो जाएगा, और इससे आपके पास आएगा z -5/2 का होल स्क्वायर, और 25 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, तो 13/4। अब बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आ जाएगा z -5/2, आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, और प्लस माइनस 13 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है 13 अंडर रूट में ही रह जाएगा, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इस z के साथ जो नंबर है, हम मुझे चूंकि z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको दूसरी साइड पर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, +5/2, और ये प्लस माइनस √13/2 एज इट इज लग जाएगा, तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए z के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए, कोई मेथड नहीं बताया हुआ, जैसे पिछले वाले में बताया था परफेक्ट स्क्वायर, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3z² + 2z - 16। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को खत्म करना है। फ्रैक्शन में क्या है, 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पूरी इक्वेशन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड्स पर, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, आप चाहो तो हर नंबर के साथ लिख लें। दूसरी साइड पर जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा ना, आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो यहाँ पर देखो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर रह जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6z, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक मेथड से अगर आप देखें तो ये मिडल टर्म ब्रेक मेथड से नहीं हो रहा, सही है, मैंने इसको करके देखा था, मिडल टर्म ब्रेक मेथड से नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूंगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मेरे पास a b c की वैल्यूज होनी चाहिए। a क्या होता है, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है 1, b क्या होता है, z का कोएफिशिएंट वो है +6, और c क्या होता है, वो कांस्टेंट नंबर होता है, वो है -48। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, z इज इक्वल टू
इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पर लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो z की वैल्यू जब मैं पुट करूंगी, ये सारी वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगी तो आएगा -6 प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इनके 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 4ac, तो 4a और c, तो इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा 192, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 है तो आ गया 2, ठीक है। अब इससे क्या बनता है मेरे पास -6, z की वैल्यू क्या आ रही है -6 प्लस माइनस, ये अंडर रूट के अंदर बनता है 228, 228 का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा 228 का जो अंडर रूट है वो फर्दर सिंप्लीफाई होता है, कैसे सिंप्लीफाई होता है हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 114, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 और 7, ठीक है, यानी कि आपके पास क्या आएगा 2√57 आ सकता है, सही है। तो मैं इसकी जगह क्या लगाऊंगी, ये आपने रफ में करना है, z इज इक्वल टू क्या आएगा -6 प्लस माइनस 2√57 आ जाएगा। जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसकी जरूर कर लिया करें आप लोग, इससे पहले वालों में नहीं हो रही थी इसलिए मैंने नहीं की थी। इस पूरे में से 2 कॉमन निकलता है तो मैं 2 को कॉमन निकालूंगी, यहाँ बचेगा -3, यहाँ बचेगा प्लस माइनस √57 और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या बचा z का, z इज इक्वल टू क्या आया -3 प्लस माइनस √57, ये मेरे पास z के 2 आंसर्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं z स्क्वायर, इसमें भी चूंकि वो है फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करें, इस 2 को खत्म करें, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से +17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, आपने यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो यह बन जाएगा 2z स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस, सिर्फ z रह जाएगा, और यह 17 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 0। ये भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से नहीं होता तो हम इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, b क्या होगा z का कोएफिशिएंट -1 और c क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू 34। अब फॉर्मूला लगाते हैं, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2a, सॉरी 2a, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, -b -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस वैल्यूज में पुट कर रहे हूँ, ठीक है, आपने ABCD की वैल्यूज पुट करनी है। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -4ac, a 2 है और c क्या है 34 है, तो इससे मेरे पास 272 आ जाएगा, 272, और डिवाइडेड बाय 2a, चूंकि 1 है तो मेरे पास 2 रह जाएगा। इससे मेरे पास बनता है z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 171 का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो 171 का अंडर रूट है इसको आप 271 का, सॉरी 271 का, इसे ये चूंकि नहीं सॉल्व होता प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा a की वैल्यू 2 है तो ये 4 आएगा, अच्छा a की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा, करेक्शन इसके अंदर कर लें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में z स्क्वायर -6z प्लस 25, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता तो हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -6 है, c की वैल्यू क्या है 25 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला आप हर दफा लिखा करें, डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, -b यानी कि 6 पुट करें इसकी जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर b स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस ये 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 25 तो आपके पास आ जाएगा 100, और डिवाइडेड बाय 2a, a1 है तो आ जाएगा 2। इससे मेरे पास बनता है 6 प्लस माइनस, और यहाँ पर बन जाता है अंडर रूट के अंदर 64, और 64 का अंडर रूट आपको पता है वो किसकी इक्वल है 8 की इक्वल है, तो 6 प्लस माइनस 8, अच्छा -64 आ रहा है, सॉरी -64 आ रहा है, ठीक है। -64 का मतलब क्या हुआ कि अब अयोटा आएगा, अब आपने क्या लगाना है 64 का अंडर रूट 8 है और माइनस का अंडर रूट अयोटा की इक्वल, यहाँ पर आपने लिखना है कि सिंस -1 अंडर रूट जो है वो अयोटा की इक्वल आता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 आएगा। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकलता है तो 3 प्लस 4 प्लस -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2,
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 + -4 आयोटा जेड की ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 9z, ये भी फैक्टराइजेशन से नहीं होता, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वैल्यूज यहाँ पर लिख लें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर अब फॉर्मूले लिख लेते हैं, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, b की जगह 9 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस माइनस यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 आएगा, -9 का स्क्वायर 81 ही होगा। ठीक है, और -4ac, 4 × 1 × 11 तो आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2a, a1 है तो आ जाएगा 2। ठीक है, ये वैल्यूज आप पुट करके देख लें। इससे हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस, और यहाँ पर आता है √37। 37 एक प्राइम नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो यहाँ पर हमारे पास यही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने लिखना है सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आपने सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसके अंदर देखें दो कोएफिशिएंट, दो लीनियर वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। एक हमारे पास वेरिएबल है z और एक वेरिएबल है w। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा अब दो इक्वेशंस है हमारे पास, तो पहले दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देंगे और एक इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह देंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन को कॉपी करते हैं, इज इक्वल टू 3, ये हो गई इक्वेशन 1, और ये हो गई है इक्वेशन 2। 2z माइनस 2 + 5 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये हो गई है इक्वेशन 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये है, या तो एक तरीका ये है कि एलिमिनेशन मेथड करें कि एक में से z की वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट करें, और फिर उससे जो वैल्यू आएगी उससे ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन वो यहाँ पर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि z या w में, ओमेगा में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स को एक जैसा कर लें और फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हम ऐसा करेंगे, z के कोएफिशिएंट्स को एक जैसा कर लेते हैं। इस z का कोएफिशिएंट है 1 माइनस आयोटा, इस z का कोएफिशिएंट है 2। तो ऐसा करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों के कोएफिशिएंट्स एक जैसे हो जाए, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को किससे करेंगे, 1 माइनस आयोटा से, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किसको किससे करना है ये हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, सही है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 माइनस आयोटा जेड प्लस 2 × 1 प्लस आयोटा ओमेगा, 2 × 3 से आ जाएगा 6। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यहाँ पर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज लिख लें, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज। यहाँ इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा से, तो ये 2 जो है इसके साथ 1 माइनस आयोटा जेड मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 1 माइनस आयोटा जेड मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा जेड, नहीं 1 माइनस आयोटा जेड, 1 माइनस आयोटा, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा ओमेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है यहाँ पहले से, इससे मल्टीप्लाई करें किससे, 1 माइनस आयोटा से, 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। जब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, और यहाँ हो जाएगा माइनस। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये दोनों टर्म्स अब चूंकि डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम बारी बारी लिख लेते हैं। पहले ऊपर वाली टर्म को लिख लेते हैं, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे वाली टर्म को लिख लेते हैं। तो पहले ऊपर वाली टर्म को लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 + आयोटा ओमेगा, फिर नीचे वाली टर्म को लिखें, प्लस का साइन लगाएं, प्लस 1 माइनस आयोटा, यहाँ आएगा 2 + 5 आयोटा ओमेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर है 6, यहाँ पर माइनस का साइन है, और फिर इन दोनों टर्म्स को लिख लें, 2 + 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 + 2 आयोटा ओमेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 1 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा, माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा,
5 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा अपनी जगह पे। यहाँ पर भी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 माइनस आयोटा से अच्छा बाहर माइनस का साइन है तो ये सारे तो साइन भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो 2 जो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा आएगा, बाहर के साइन की वजह से चेंज हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा, ठीक है। 2 माइनस 2 आयोटा आना था, प्लस 2 आयोटा लिखा, फिर 3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा की बजाय हम लिखेंगे माइनस 3 आयोटा, फिर 3 आयोटा और माइनस आयोटा आएगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप ऐसा करें, इसमें से और इसमें से ओमेगा को कॉमन ले लें, ठीक है, और साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते रहे। यहाँ रह जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा से आएगा प्लस 3 आयोटा, और 5 आयोटा स्क्वायर जो है प्लस 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आयोटा की वजह से, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 2 से आ जाएगा 8, 2 आयोटा और 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर से आ जाएगा -3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 2 ऐड हो रहे हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 जो है 9 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9, 9, ठीक है। और 2 आयोटा और 3 आयोटा ऐड हो रहे हैं, 5 आयोटा आएगा, तो हम लिखेंगे प्लस 5 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू, दूसरी जगह क्या आएगा, 8 माइनस 5 से 8 माइनस 3 से 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस आयोटा आएगा, 5 माइनस आयोटा, ठीक है। अब 5 माइनस आयोटा को हम जो है सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा इस वैल्यू को एक दफा चेक कर लेते हैं, 5 माइनस आयोटा ये आ रहा है 8 माइनस 3 से, जी बिल्कुल ये आता 6 था, और यहाँ पर हमारे पास था, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -5 ही आया। अच्छा यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया, 6 माइनस 2 से 4 आता है, मैंने जल्दी जल्दी में उसको 8 लिख दिया था, ऐड कर दिया था, ठीक है। अब 4 माइनस 3 से 1 आएगा, तो यहाँ पर हम करेक्ट करते हैं, ये जो 5 है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह 1 लगा देंगे, आप इसको काट दें और इसकी जगह लगा दें 1, 1 माइनस आयोटा हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 5 आयोटा, ठीक है। लेकिन ये इसकी फाइनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कॉन्जुगेट लेकर इसको रेशलाइज करना होगा, तो हम रेशलाइज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 5 आयोटा को किससे करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 9 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 9 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, तो डब्ल्यू की ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 1 को -5 से करेंगे -5 आयोटा -9 आयोटा और +5 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 आएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, 9 माइनस 9 और 5 ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 14 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है तो -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 81 और +25 हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास फाइनली आएगी 9 माइनस 5 से आएगा 4, तो 4 माइनस 14, और हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 14 आयोटा और डिवाइडेड बाय 81 और 25 को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 106, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन निकलता है तो 2 को कॉमन निकाल लें, तो W की वैल्यू यहीं पर लिख लेते हैं, W की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 2 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 सॉरी 2 माइनस 7 आयोटा और डिवाइडेड बाय, इसे जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 53 आ जाएगा। फिलहाल 106 ही लिखें, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम कैंसिल कर देंगे 2 और 106 को, तो आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/53 माइनस 7/53 आयोटा, ये हमारे पास आ गई है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। ओमेगा की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि किस में पुट करते हैं, जो सिंपल सिंपल है थोड़ी सी उसी में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 थोड़ी सिंपल है तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, सही है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आएगा 2z माइनस, यहीं पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा हम लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 2, अच्छा आप किसी भी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 2z और हमारे पास क्या था
इक्वेशन 2 क्या थी, -2 + 5 आयोटा ओमेगा -2 + 5 आयोटा ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा को हटाएं यहाँ से और ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी साइड पर क्या है, 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 + 3 आयोटा। सही है। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2z माइनस इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4। 2 7 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -14 आयोटा। 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा +10 आयोटा। 5 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -35 आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 53। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2 + 3 आयोटा। अब क्या करना है आपने, अब इसे आप सिंप्लीफाई भी कर लें। ठीक है, या चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप 53 को डिवाइड करते हैं। 2z इज इक्वल 2z माइनस इक्वल नहीं है, माइनस इसे सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ आ जाएगा 4 -14 और +10 से आ जाएगा -4 आयोटा और -35 आयोटा स्क्वायर +35 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सॉरी, डिवाइडेड बाय 53। पूरे के नीचे लाइन नहीं है, ये मैंने गलती से लगा दिया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 53 सिर्फ इसके नीचे है, डिवाइडेड बाय 53 और इक्वल के उस साइड पर है 2 + 3 आयोटा। अब क्या करना है हमने, अब इसे ऐड भी कर लेते हैं और पूरी इक्वेशन को 53 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब पूरी इक्वेशन को आप 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम करते हैं 2z, ये चलिए 53 से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसे ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को फिर ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। माइनस पहले इसे ऐड कर लेते हैं, 35 और 4 जब ऐड होंगे तो 39 आयोटा आ जाएगा, सॉरी 39 आ जाएगा, -4 आयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 53 आ जाएगा। 53 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब इस पूरे फ्रैक्शन को दूसरी साइड पर लेकर चले जाएं। जब ये फ्रैक्शन दूसरी साइड पर जाएगा तो ये रह जाएगा 2z इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। देखें 2 + 3 आयोटा यहाँ पहले से था, ये पूरा फ्रैक्शन उधर जाएगा तो ये नेगेटिव है, वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 39 - 4 आयोटा प्लस 39 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब पूरी इक्वेशन को 53 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 53। ठीक है, 53 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर लें। 53 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 106 z। ठीक है, इज इक्वल टू 53 जब 2 से इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी आएगा 106। 53 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 9 और 15 159 आयोटा प्लस ये पूरा फ्रैक्शन जब 53 से मल्टीप्लाई होगा तो 53 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को 106 पर डिवाइड कर दें ताकि z की वैल्यू आ जाए और न्यूमरेटर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हो रहा है 106 और 39 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में 106 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इस ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 159 आयोटा और -4 तो आ जाएगा +154। 154 ही आ रहे हैं, 159 आयोटा और -4 आएगा तो 154 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं यहाँ चले के लिख लेती हूँ 106। 106 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 145/106 और प्लस आयोटा 154 डिवाइडेड बाय 106 आयोटा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो उसे आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में या कहीं जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई हो तो उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली है, ये 154 नहीं आता बल्कि इसमें आता है 155। ठीक है, 155, यहाँ भी इसको करेक्ट करें, 155 है ये। ठीक है, क्योंकि 159 में से 4 माइनस करेंगे तो 155 आएगा और मैंने मिस्टेक से जो है वो 154 लिख दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लें अपने पास। सेकंड पार्ट में क्या है, ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 का नाम दे देंगे। हम कहेंगे कि 2 आयोटा z और प्लस
3 माइनस 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 1 माइनस 2 आयोटा z और प्लस 3 प्लस 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा। अब कोफिशिएंट्स को एक जैसा बनाने के लिए z के कोफिशिएंट्स को एक जैसा बना लेते हैं। इक्वेशन 1 में z का कोफिशिएंट 2 आयोटा है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 माइनस 2 आयोटा है। तो इक्वेशन 2 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को इसके दूसरे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को किससे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 माइनस 2 आयोटा एंड इक्वेशन 2, यहाँ लिखते हैं एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को इसके कोफिशिएंट 2 आयोटा से बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से, तो आएगा 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा z, फिर प्लस हम मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 2 आयोटा से, तो 1 माइनस 2 आयोटा और ये वाली पूरी टर्म लिखें 3 माइनस 2 आयोटा ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा को भी 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बाद में सिंप्लीफाई करने की बजाय आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छा यहाँ पर आपने ये भी लिखना एंड सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट, सही है। अच्छा अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ बन जाएगा 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा z, इसे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ 5 प्लस 6 आयोटा है, तो 5 प्लस 6 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 आयोटा से, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बस से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अब डायरेक्ट तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो इस टर्म को लिखें, माइनस का साइन लगाएं और इस टर्म को लिखें, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा ओमेगा, माइनस का साइन लगाएं 2 आयोटा, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लें, ये चूंकि आराम से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पहले ये टर्म लिखें, माइनस का साइन लगाएं, फिर ये टर्म लिखें, यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस 5 प्लस 6 आयोटा और यहाँ आएगा 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई जब इसे करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या चीज़ आएगी, 1 को पहले मल्टीप्लाई करें 3 से तो आएगा 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से माइनस 2 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, 3 से आएगा माइनस 6 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से आएगा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, और सबके साथ आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 6 आयोटा और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4 आयोटा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 आयोटा से माइनस 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 से आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 आयोटा से माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा माइनस, ये आएगा 10 आयोटा, ठीक है, और माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा, सही है, और ये हमारे पास जो है ये -4 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से, यहाँ आ जाएगा -4 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, -6 आयोटा और यहाँ आ जाएगा -4 इस साइन की वजह से, तो -6 आयोटा और -4 ओमेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा, इनको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 और 1 के साथ फिलहाल कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो 1 और ये 2 आयोटा
अयोटा और 10 अयोटा, ये तीनों जो है सिंप्लीफाई हो रहे हैं। -2 अयोटा और अयोटा से आएगा माइनस अयोटा, और माइनस अयोटा और -10 अयोटा से आएगा -11 अयोटा। तो 1 - 11 अयोटा, यहाँ पर लिखते हैं 1 - 11 अयोटा। और क्या आएगा, 2 अयोटा स्क्वायर से हो जाएगा ये +2, और यहाँ पर आ जाएगा +12 अयोटा स्क्वायर की वजह से, +2 और +12, +2 और +12। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको खोल भी लेते हैं और ऐड भी कर लेते हैं। 3 - 4 से आएगा -4, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा, ओमेगा को साथ मल्टीप्लाई भी करूँ, और आएगा -8 अयोटा ओमेगा। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, यहाँ पर आएगा -6 अयोटा ओमेगा, यहाँ पर आएगा -4, +4 हो जाएगा, +4 ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा, अच्छा मैंने पूरे में से ओमेगा को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि हमें तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है ना, तो पूरे में से ओमेगा को कॉमन निकाल लेते हैं हम। ठीक है, बजाय इसके कि हम इसको ये करें, पूरे में से ओमेगा को कॉमन निकाल लें। तो ओमेगा को जब मैं कॉमन निकालूंगी पूरे में से, तो यहाँ आएगा 3 - 4 से -1 आ जाएगा, ये -8 अयोटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -6 अयोटा। ठीक है, और ये +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +4, और सब में से मैंने ओमेगा को कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। 1 + 2 + 12, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 12 से हो जाएगा 15 - 11 अयोटा। यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, ये 1 + 4 से, अब -1 + 4 से आएगा 3, और -8 माइनस इससे आएगा -14 अयोटा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओमेगा इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसको दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर दें, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 15 - 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 14 अयोटा। लेकिन हम किसी भी नंबर को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हमें इसे रेशनलाइज करना होगा अब। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसके, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी कि 15 - 11 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 14 अयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे 3 - 14 अयोटा को 3 + 14 अयोटा से, इस तरीके से। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो W की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास आता है 45 - 33 अयोटा +210 अयोटा, और यहाँ पर आता है -154 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाता है 9 और -196 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें इन वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा 45, और यहाँ पे बन जाता है प्लस प्लस 177 अयोटा, और यहाँ आ जाएगा +154, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, और यहाँ पर आ जाएगा 9 + 196। ठीक है, अब 45 और +177 अयोटा, और यहाँ पर सॉरी 154 और 45 को ऐड कर लें, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 199। ठीक है, 199, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको हटा दें यहाँ से, डिवाइडेड बाय 9 + 105 को करेंगे तो आएगा 205, ये हमारे पास बिग वैल्यू आ गई। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W = रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लें, तो 199/205 और प्लस 177/205, और अयोटा इसके साथ लगा दें, तो ये हमारे पास आ गई है W की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये चूंकि न्यू बुक है, तो इसमें जो आपको दी हुई है वैल्यूज, उससे ये काफी अजीब सा आंसर आ रहा है, लेकिन यही कैलकुलेशंस आ रही हैं। आप लोग खुद भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लें, मे बी अगर कोई मिस्टेक दरम्यान में हो गई तो उसे आप करेक्ट कर लें। अब W की इस वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ W या ओमेगा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, अच्छा अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2 अयोटा Z प्लस 3 - 2 अयोटा, 2 अयोटा Z प्लस 3 - 2 अयोटा, और इसके साथ ही ओमेगा, देखें ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1 ये है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी। तो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 199/205, ये वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं, इकट्ठा करके इसको लिखते हैं 199 + 177 अयोटा डिवाइडेड बाय 205।
ठीक है। और आगे क्या है इक्वेशन 1 में, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, एलसीएम आप ले लेंगे, पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर ले। तो जब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी, यानी कि आपने इसको जैसे इस वाले फैक्टर को इस फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, वैसे क्या तरीका, 3 को 199 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 177 से, फिर 2 आयोटा को 199 से, फिर 2 आयोटा को 177 आयोटा से। तो मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। 205 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा, इस फ्रैक्शन को उस साइड पर ले जाएं क्योंकि मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 आयोटा z इज इक्वल टू, ये पूरा फ्रैक्शन उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, और ये माइनस, ये प्लस का साइन माइनस का साइन बन जाएगा, माइनस 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को पहले खत्म करना है, एक तरीका ये है कि एलसीएम ले लें, दूसरा तरीका ये कि पूरी इक्वेशन को 205 से मल्टीप्लाई कर लें। तो पूरी इक्वेशन को 205 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं लिखूंगी कि मल्टीप्लाइंग बाय 205। तो ये जब 205 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इससे वैल्यू आ जाएगी 410 आयोटा जेड इज इक्वल टू, ये जब 205 से मल्टीप्लाई होगा 205 हो जाएगा, ये जब 205 से मल्टीप्लाई होगा तो 205 आयोटा हो जाएगा। आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पर 951 रह जाएगा क्योंकि 205 जब इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो 205 कैंसिल हो जाएगा, 951 रह जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और 133 आयोटा रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है, आप जब इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बन जाता है 746 माइनस 746, और यहाँ पर बनता है प्लस 72, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आती है आयोटा। अब यहाँ पर है 410 आयोटा, इसको भी खत्म करना है क्योंकि मुझे सिर्फ z की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ क्या करूंगी कि 4, अच्छा यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगी कि 410 आयोटा को दूसरी साइड पर ले जाऊंगी, तो z इज इक्वल टू बन जाएगा -746 प्लस 72 आयोटा डिवाइडेड बाय 410 आयोटा। सबसे पहले तो 2 को कॉमन लें और 2 को कैंसिल आउट कर दें, 2 कॉमन निकलेगा और आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 373, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस के साथ है, ठीक है, माइनस के साइन के साथ है, -373, और यहाँ पर आ जाएगी +36 आयोटा डिवाइडेड बाय 410 आयोटा। 410 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ पर रह जाएगा -373 प्लस 36 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 आयोटा, ठीक है। अब नीचे चूंकि आयोटा वाली टर्म है तो आयोटा को खत्म करना होगा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो हम कॉन्जुगेट लेते हैं, लेकिन सिर्फ आयोटा है तो आप इस आयोटा को खत्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन को जब आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -373 प्लस 36 आयोटा और डिवाइडेड बाय 205 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा अपॉन आयोटा, ठीक है। अब जब ये आयोटा इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -373 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो -36 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अच्छा प्लस माइनस के साइन आप देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसे करेक्ट कर लें। 205 प्लस 72 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा 205 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 205 रह जाएगा क्योंकि आयोटा और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इस माइनस को कॉमन लेकर माइनस के साइन को कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 373 प्लस 36 अपॉन 20 आयोटा अपॉन 205, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख लें, यानी कि 373 अपॉन
अच्छा 373 के साथ आयोटा आ गया है, 36 के साथ आयोटा खत्म हो गया। तो आप पहले रियल पार्ट को लिख लें, या चलें पहले इमेजनरी पार्ट को लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इमेजनरी पार्ट को पहले लिख लें। वैसे आप जरा तरतीब से लिखें, ठीक है, मुझसे पहले लिख हो गया है, लेकिन आप इसको तरतीब से लिखें। 36/205 को पहले लिखें, आयोटा वाले टर्म को बाद में लिखें। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं, डब्ल्यू क्यू और जेड की। अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, 3/आयोटा जेड माइनस ये हो जाएगा 6+2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आयोटा/2 जेड प्लस ये 2 है, प्लस 3/4 माइनस 1/2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 और प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरे पास अच्छा इससे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 1 में देखें आयोटा पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा पे डिवाइड हो रहा है। और इक्वेशन 2 जो है ये हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास इसमें दो तरह के फ्रैक्शन आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करेंगे सबसे पहले। तो पूरी इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 1 बाय आयोटा, वी गेट क्या मिलेगा आपको, पूरी इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो रह जाएगा 3z। ठीक है, ये जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, तो वो -2 हो जाएगा। 2 आयोटा स्क्वायर का मतलब -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है ना। और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5 भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5 आयोटा। अब ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 2 को भी सिंप्लीफाई करें। इक्वेशन 2 का सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका ये कि या तो एलसीएम ले लें, आसान तरीका ये है कि 2 4 2 और 2 ये सारे फ्रैक्शन में है, 2 4 का एलसीएम आप लेंगे तो 4 आएगा, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इसे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा जेड आ जाएगा, 2 आयोटा जेड। इसे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या बनेगा, ये वाली टर्म जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये वाली टर्म जब 4 से मल्टीप्लाई होगी 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आयोटा रह जाएगा, और यहाँ आएगा ओमेगा इज इक्वल टू, ये वाली टर्म जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 2। ठीक है, और ये वाली टर्म जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 8 आयोटा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4, नई इक्वेशन बन गई ना। अब हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के साथ प्ले करना है। ठीक है, अब इनको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, दोनों में से z के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लें और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को 4 वाले कोएफिशिएंट से यानी कि 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 4 को z के कोएफिशिएंट के साथ यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 आयोटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 2 iota and इक्वेशन 4 बाय, इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 को इसके कोएफिशिएंट से 3 से, बाय 3। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से इक्वेशन 1 को, ठीक है 3 को सॉरी, 2 आयोटा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आयोटा जेड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन 3 इम्प्लाइज 6 आयोटा जेड। ठीक है, फिर इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा को, तो आएगा माइनस का साइन है जी, 2 आयोटा और 6 आयोटा-2। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो 5 आयोटा है इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10 आयोटा स्क्वायर, 10 आयोटा स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट -10 भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 4 को देखें, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 4 को किससे करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है।
तो इक्वेशन 4 क्या है, ये इक्वेशन है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 आयोटा जेड, 6 आयोटा जेड माइनस, प्लस का साइन है सॉरी, प्लस, ठीक है। 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 माइनस 2 आयोटा को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू, और क्या है, 2 प्लस 8 आयोटा। तो 3 इंटू 2 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को हम लिख लेते हैं, एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं साइन हमने ठीक लगाए हैं, जी हमने साइन ठीक लगाए, ठीक है। अब इन्हें हम लिख लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस 2 आयोटा, 6 आयोटा माइनस 2 ओमेगा, ठीक है। और फिर इसे लिखते हैं तो यहाँ आएगा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, आप चाहें तो साथ ही मल्टीप्लाई भी कर दें, इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे 10 आयोटा स्क्वायर, तो यानी कि माइनस 10 हो जाएगा, 10 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ आएगा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 2 12 और माइनस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा इससे। और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा आ जाएगा 6 आयोटा, ऐसे आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की वजह से, और यहाँ पर आएगा माइनस 6 और 8 मल्टीप्लाई बाई 3 से आएगा माइनस 24 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा को कॉमन ले लें, ओमेगा को कॉमन ले लें और साथ ही साथ ये आयोटा स्क्वायर को भी खत्म करें। आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होते हैं तो ये प्लस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4 आयोटा अपनी जगह पे आएगा, माइनस 9 अपनी जगह पे आएगा, ओमेगा को कॉमन ले रही हूँ, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा प्लस 6 आयोटा, ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर माइनस 10 और माइनस 60, इससे 6 से माइनस 16 आएगा, और माइनस 24 आयोटा। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 12 और में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3, ठीक है। और 4 आयोटा और 10 आयोटा से आ जाएगा, 6 आयोटा से आ जाएगा 10 आयोटा, और यहाँ पर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 16 माइनस 24 आयोटा, ये रह जाएगा। अब इस टर्म को दूसरी साइड पर लेकर चले जाएं तो हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू 16 माइनस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या करेंगे, पूरे उसको इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 3 माइनस 10 आयोटा से। यानी कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ, क्या करेंगे हम, यहीं पर लिख लेते हैं, क्या करेंगे हम कि 16 माइनस 24 आयोटा को और 3 प्लस 10 आयोटा को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, 3 माइनस 10 आयोटा और 3 माइनस 10 आयोटा, ये हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अच्छा, यहाँ पर हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, -16 था, तो यहाँ पर अब माइनस का साइन लगा दें, -16, और यहाँ पर भी लगाए -16, ठीक है। यहाँ पर हम साइन को ठीक करते हैं, -16 लगाते हैं, ठीक है, -16 ऐसे करके। अच्छा, आप चाहें तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, या चाहें तो इसी तरह से छोड़ दें, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। देखिए -16 और -24 हमारे पास आया था। अच्छा, हम अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू, ये मैं दूसरी साइड पर लिख लेती हूँ या यहीं पर लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू -16 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा -48, ठीक है। फिर -16 को जब -10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा +160 आयोटा, ठीक है। उसके बाद जब -24 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा -76 आयोटा, और -76 आयोटा, और जब 24 आयोटा को मैं 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा +240 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 10 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 100 आयोटा स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा हमारे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमरेटर में देखें, 160 आयोटा में से 76 को माइनस हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यह -48 एज इट इज लिखेंगे, हम दूसरे पेज पर चलते हैं, W इज इक्वल टू
W इज इक्वल टू -48 एज इट इज लिखा। उसके बाद जब +170 +160 और -1 इसे वन प्लस सॉरी 160 -76 को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास आया है 88 आयोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे +88 आयोटा, और ये वाली टर्म जो है -240 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से। -240 डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 9 और +100 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू 240 और ये 48 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -288, और यहाँ आ जाएगा +88 आयोटा डिवाइडेड बाय +88 आयोटा है जी, और डिवाइडेड बाय 109। तो ये हमारे पास आगे W की वैल्यू। इस W की वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -288 डिवाइडेड बाय 109 और +88 अपॉन 109 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास W की वैल्यू हो जाएगी। अब इस W की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, अपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में। अच्छा, ये हमारे पास आ गई है W की वैल्यू। ठीक है, अब W की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 या 2 में नहीं, बल्कि हम सिंप्लीफाई कर चुके थे ना इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके 3 और 4 बनाया था। आप 1 या 2 में से भी किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो हम इसमें पुट कर लेंगे ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी कम हो जाए। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, हम लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगी 3z, वहां पर एज इट इज आ जाएगा, माइनस फिर हमारे पास है 6 आयोटा -2, ये एज इट इज आ जाएगा, और ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू लग जाएगी -288 +88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। ठीक है, और इक्वल के दूसरी साइड पर है 5 आयोटा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3z एज इट इज आ जाएगा, और इसका हम एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा ये, यहाँ नीचे तो 109 एज इट इज आ जाएगा, और इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा -1728 आयोटा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +528 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +576। ठीक है, फिर -2 को 88 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -176 आयोटा। ये हमारे पास आ गया है, और इज इक्वल टू 5 आयोटा अपनी जगह पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 5 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा दें, माइनस का साइन लगा देंगे, और यहाँ 576, अच्छा मैंने इसमें से किसी एक के साथ आयोटा नहीं लगाया, किसके साथ आयोटा है, ये पहले वाले के साथ आयोटा है, यहाँ पर आयोटा है 6 आयोटा, और -288 मल्टीप्लाई हुआ था तो आयोटा का साइन, आयोटा इसके साथ आया था, तो -178 आयोटा, -1728 आयोटा और -176 आयोटा, ये जब हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेती हूँ क्योंकि दूसरी जगह पर बार बार हमें पीछे देखना पड़ेगा, माइनस ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1904 ठीक है आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा -528 आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और आएगा +576 डिवाइडेड बाय 109, और इक्वल के दूसरी साइड पर है 5 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3z इज माइनस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1904 आयोटा, और ये दोनों हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +48 और डिवाइडेड बाय 109। ठीक है, इज इक्वल टू 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको दूसरी साइड पर ले जाए इक्वल के, ये जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये वाला जो साइन है ये प्लस हो जाएगा, और 5 आयोटा पहले लगेगा, 5 आयोटा, ये वाला साइन प्लस हो गया, और ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज इधर आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा -1904 आयोटा +48 डिवाइडेड बाय 109। ठीक है, अब इस 109 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन से 109 को मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप पूरी इक्वेशन को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, ये 3 जब 109 से मल्टीप्लाई होगा 327 z आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5 आयोटा जब 109 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 545
अयोटा, ठीक है। और ये पूरी फ्रैक्शन जब 109 से मल्टीप्लाई होगी तो 109 खत्म हो जाएगा और ये फ्रैक्शन खुल जाएगा 1904 अयोटा और प्लस 48। अब लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 327 जेड इज इक्वल टू, ये अयोटा और अयोटा वाली टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1359 अयोटा, -135, माइनस का साइन साथ आएगा 1359 अयोटा। देखिए इनको जब आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1359 अयोटा आ जाएगा और प्लस 48 अपनी जगह पे रहेगा। फिर आपने क्या करना है, 372 को यहाँ से खत्म करने, तो पूरी इक्वेशन को 372 पे मल्टीप्लाई कर दें तो z इज इक्वल टू आएगा -1359 अयोटा प्लस 48 डिवाइडेड बाय 327। न्यूमरेटर से 3 कॉमन निकलता है तो 3 को कॉमन निकाल लें, तो z इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो आएगा यहाँ पे रह जाएगा 453 अयोटा -453 अयोटा। अच्छा इसको थोड़ा थोड़ा तरतीब से लिख लें, 48 को इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें। यहाँ पर लिख लेंगे 48 से में से 3 कॉमन निकल जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। और -1359 में से जब 3 निकलेगा, यानी कि 3 इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 453 -453 अयोटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 327। अब 327 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, फिर से 48 लिख रही हूँ, 16 और यहाँ आएगा -453 अयोटा और डिवाइडेड बाय 327 को कैंसिल कर दें 3 से तो आएगा 109। तो ये हमारे पास आ जाएगी z की वैल्यू, ठीक है। आप इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास w और z की वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट में, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हम नंबर देंगे। तो पहले पहली इक्वेशन ले लेते हैं। हम कहेंगे कि गिवन दैट 1/1 माइनस अयोटा z प्लस 1 प्लस अयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 3। तो पूरी इक्वेशन में से इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो आप 2-3 तरीके कर सकते हैं, या तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, 1 - 1 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, लेकिन उससे फिर दोबारा फ्रैक्शन रह जाएगा, फिर उस फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। तो आसान तरीका ये है कि पूरी इक्वेशन को 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस अयोटा, ठीक है। अब 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस अयोटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा z, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर प्लस ये 1 माइनस अयोटा और ये ऑलरेडी था 1 प्लस अयोटा ओमेगा, 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू 1 माइनस अयोटा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो आएगा 1 का स्क्वायर और माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया ओमेगा और इससे हमारे पास आ जाते हैं 3 - 3 अयोटा, ठीक है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 और अयोटा स्क्वायर से -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा +2 ओमेगा इज इक्वल टू 3 - 3 अयोटा। ये हमारे पास अब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ये बन गई इक्वेशन 1। आप चाहें तो इसको हाईलाइट भी कर लें ताकि एग्जामिनर को भी पता चले और आपको भी ढूंढने में आसानी रहे, सही है। अब इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, वो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2 अपॉन अयोटा है। हम लिखेंगे कि गिवन दैट 2 अपॉन अयोटा z और माइनस 2 - 3 अयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 + 6 अयोटा, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें ताकि अयोटा खत्म हो जाए, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अयोटा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन अयोटा z, या अयोटा अयोटा कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 अयोटा, यहाँ ओमेगा, यहाँ पर आएगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 6 अयोटा। यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा अयोटा अयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2z रह जाएगा, तो आएगा 2z, ठीक है। माइनस इस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 अयोटा, यहाँ बनेगा 2 अयोटा और ये बन जाएगा -3 अयोटा स्क्वायर, -3 अयोटा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 अयोटा और +6 अयोटा स्क्वायर,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 2z और माइनस, यहाँ पर इसको थोड़ा तरतीब से भी लिख लेते हैं क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये +3 बन जाएगा, तो 3 और इस 2 आयोटा को इधर लिखें, 3 + 2 आयोटा, आप चाहें तो 2 आयोटा +3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 आयोटा और -6, 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की वजह से -6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 2, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखे कंपेयर करें, हमें सिर्फ एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसका z का और इस z का कोफिशिएंट एक जैसा बनाना है, इसका कोफिशिएंट 2z है, इसका z है, तो इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ यहीं पर इसको कर लेते हैं ताकि हमें बार बार पीछे की तरफ देखना ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, आप पूरी स्पेलिंग्स दिखा करें, ठीक है, बाय 2 एंड देन subtract equations, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2z, ये बन जाएगा 4 ओमेगा, ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहो तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लें, ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, अगर कर सकते हैं तो कर लें वरना बाद में मल्टीप्लाई कर लें, 6 - 6 आयोटा। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 भी लिख लेते हैं क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 2 ये है 2z माइनस, यहाँ पर है 3 + 2 आयोटा ओमेगा, 3 + 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 आयोटा -6, 2 आयोटा -6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन चेंज होगा, इसको ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको पता चले कि माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, इससे हमारे पास बन जाएगा, ये लिखें 2z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिखें 4 ओमेगा, यहाँ पर लिखें प्लस और ये वाली टर्म लिखें 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ लिखें 6 - 6 आयोटा, 6 6 आयोटा, 6 - 6 आयोटा और -2 आयोटा, ये माइनस का साइन है ना, साथ ही मल्टीप्लाई होगा और आएगा ये आ जाएगा +6। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनेगा, ये इसमें से ओमेगा कॉमन ले लें तो बनेगा 4 + 3 + 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 6 और 6 ऐड हो जाएंगे 12 आ जाएगा, 6 और 6 ये ऐड हो जाएंगे तो -6 और 2 ऐड हो जाएंगे तो -8 आयोटा आ जाएगा। ऐसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 7 + 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 12 - 8 आयोटा। ठीक है, W की वैल्यू निकालनी है तो 7 + 2 आयोटा को दूसरी साइड पर ले जाएं। अब हमारे पास ये बनेगा W इज इक्वल टू 12 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 7 + 2 आयोटा, 7 + 2 आयोटा। अब ये 7 + 2 आयोटा को कॉम्प्लेक्स से खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, इनकी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इसके कॉन्जुगेट से, 7 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 - 2 आयोटा। सही है, कॉन्जुगेट लेते हैं इसका, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 4 और 8। ठीक है, यहाँ से हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 आयोटा, यहाँ पर 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -56 आयोटा और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर तो आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, 84 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस के साइन दोनों के साथ, तो 0 आ जाएगा, 5 और 3 ऐड होंगे तो 8 आ जाएगा, तो 80 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर की वजह से ये साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 49, ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 49 + 4 हो जाएगा। अब 84 और 16 को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 8
और 7 में से 1 जाएगा तो आएगा 68 अपॉन 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4 से आएगा 53। तो ये हमारे पास हो गया W की वैल्यू। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू 68 अपॉन 53 माइनस आयोटा 80 अपॉन 53, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई W की वैल्यू। अब W की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो भी आपको आसान लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एक जैसा आंसर आता है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी सिंपल है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 को देखते हैं क्या है, z प्लस, अच्छा आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं, दोबारा से सारी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें पुट करें, z प्लस 2 ओमेगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या आएगा, z और क्या था प्लस 2 ओमेगा, तो आएगा प्लस 2 ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर लगाएं, 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53, ठीक है। और क्या है, इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा, ये रहा 3 माइनस 3 आयोटा, तो 3 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर भी आपने यही करना है कि आपने इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 53 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। आप एलसीएम भी ले सकते हैं दूसरी साइड पर ले जाकर, लेकिन ये ज्यादा आसान होता है। 53 से मल्टीप्लाई कर ले पूरी इक्वेशन को, 53 इसमें से खत्म हो जाएगा। अच्छा, पूरी इक्वेशन को जब 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर आप लिख लें मल्टीप्लाइंग 53 या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 53, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, 53z से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 53z। इस पूरा ये पूरा फ्रैक्शन 53 से मल्टीप्लाई होगा, 53 कैंसल आउट हो जाएगा, और इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लें, या चाहे तो चले एक स्टेप में ये लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देते हैं 80 आयोटा इज इक्वल टू 53, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा क्या आएगा हमारे पास 159 और यहाँ पर भी आ जाएगा 159 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 53z, और इसे जब हम खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53z, और यहाँ आएगा प्लस 136, ये 68 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 160 आयोटा इज इक्वल टू 159 माइनस 159 आयोटा। अब हमने क्या करना है, 53z को इधर ही रखें और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर ले जाएं। दूसरी साइड पर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 159 माइनस 159 आयोटा तो अपनी जगह पे रहेगा, 136 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 160 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारे पास क्या बनेगा, 53z इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 159 और माइनस 136, इससे आ जाएगा 23, और 159 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 से तो आ जाएगा प्लस आयोटा, ठीक है। 53 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर दें ताकि z की वैल्यू आ जाए, तो z की वैल्यू आ गई 23 अपॉन आयोटा डिवाइडेड बाय 53। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 23 अपॉन 53 प्लस 1 अपॉन 53 आयोटा, आयोटा इधर भी लिख सकते हैं, तो ये आ गई z की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे।